अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर एक्चुअली में हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के मिलने से बनता है। ए सब्सटेंस मेड बाय मिक्सिंग अदर टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। मिक्सचर हमारे पास किसी भी दो सब्सटेंसेस का मजमुआ होता है और हम कहते हैं कि जब भी हम किसी दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो एज ए रिजल्ट जो भी हमारे पास कंपाउंड बनता है वो मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मिक्सचर के टाइप्स की तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सबसे पहले आ जाती है हेट्रोजेनस मिक्सचर और सेकंड वन आ जाता है होमोजेनस मिक्सचर। बात कर लेते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। हेट्रोजेनस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, मतलब कि वो यूनिफॉर्म नहीं होती। इसको हम इस डायग्राम से बेहतर समझ सकते हैं। देखें यहाँ पर ये सबसे पहली जो डायग्राम है इसमें एक मिक्सचर आपके सामने शो हो रहा है और इस मिक्सचर में सपोज करें दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट जो है उनको मैंने ब्लैक डॉट से शो करवाया है और एक को व्हाइट से। अब ये दो कंपोनेंट्स का जो है मिक्सचर है हमारे पास। इस मिक्सचर में अगर आप गौर करें तो वो कंपोनेंट जो ब्लैक वाला कंपोनेंट है और व्हाइट वाला कंपोनेंट है उनकी जो कंपोजिशन है इस मिक्सचर में वो एक जैसी नहीं है। कहीं ब्लैक वाला कंपोनेंट ज्यादा है और कहीं व्हाइट वाला कंपोनेंट जो है वो ज्यादा है। तो अगर हम इसको कहें कि ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है मिक्सचर की, है तो ये मिक्सचर, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए उनके दरमियान में कुछ ना कुछ जगह है जहां पर हमारे पास सारा का सारा एक जो कंपोनेंट व्हाइट कंपोनेंट प्रेजेंट है और कहीं पर जो है ब्लैक कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हेट्रोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल है। सेकेंड वन अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास हेट्रोजेनस मिक्सचर की ही एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक जो व्हाइट वाला कंपोनेंट है वो ऊपर है और ब्लैक वाला कंपोनेंट नीचे है और इनके दरमियान में कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई ये आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए और इनमें भी नॉन यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाली डायग्राम और ये डायग्राम दोनों जो है वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर की ही एग्जांपल है जिसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर का नाम देते हैं। इसी तरह इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो ऑयल एंड वाटर, पानी को जब भी हम ऑयल में जो है वो ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो सोल्यूशन बनता है, जो मिक्सचर बनता है, उसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर का नाम देते हैं। क्योंकि ऑयल की अगर आपने गौर किया हो तो ऑयल की लेयर जो है वो नीचे रह जाती है और ऑयल की लेयर ऊपर रहती है और वाटर की लेयर नीचे होती है। तो ये कभी भी आप इसको जितना मर्जी शेक कर लें ये आपस में मिक्स नहीं होते। तो इसका मतलब है कि हेट्रोजीनस मिक्सचर की एग्जांपल हम दे सकते हैं ऑयल एंड वाटर की। उसके अलावा अगर हम वाटर का सोल्यूशन बनाए सैंड के साथ तो सैंड भी कभी भी पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती। हमें नजर आ रहा होता है पानी में सैंड के पार्टिकल्स क्लियरली नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड एग्जांपल है सैंड एंड वाटर, ये भी हेट्रोजीनस मिक्सचर की ही एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें होमोजीनस मिक्सचर की, हमने बात की टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सबसे पहली हेट्रोजीनस जिसमें कि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। सेकंड वन होमोजीनस मिक्सचर की बात करें तो होमो का मतलब होता है सेम। होमोजीनस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनमें के जो आपके सॉल्यूशन की या आपके मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसकी एग्जांपल देखें या इसकी डायग्राम के जरिए अगर आपको समझाना चाहूँ तो ये इसकी डायग्राम है। इसमें क्या शो हो रहा है कि कंपोनेंट जो ब्लैक वाले कंपोनेंट है और व्हाइट वाले कंपोनेंट है वो एक तरतीब के साथ आपस में मिले हुए हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि व्हाइट कंपोनेंट कहीं पर ज्यादा है और ब्लैक कंपोनेंट कहीं पर कम है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और यूनिफॉर्मली जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनस मिक्सचर का नाम देते हैं जिनमें के एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन आती है हमारे मिक्सचर की। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी एग्जांपल्स की तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस और ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। हम एयर को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किन किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा सी वाटर, हमें पता है कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत से सॉल्ट्स मौजूद होते हैं और वो सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम आम आंख से देखकर ये नहीं बता सकते कि इस पानी में कौन कौन से सॉल्ट मौजूद हैं। तो वहां पर भी एक होमोजेनस मिक्सचर हमें मिलता है।
इसके अलावा ब्लड की अगर हम एग्जांपल देखें तो ब्लड भी हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर की ही एग्जांपल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें होमोजेनस मिक्सचर की ही, तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। मिक्सचर किसी भी 2 कंपोनेंट्स को मिलाने से जो भी हमारे पास सब्सटेंस बनता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। फिर मिक्सचर की आगे 2 टाइप्स होती हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब होमोजेनस मिक्सचर को आगे हम फर्दर कह सकते हैं कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से एक ऐसा मिक्सचर बनता है जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है और उसमें जो है वो कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जहां पर कोई एक कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट हो और दूसरा कंपोनेंट कम प्रेजेंट हो, तो ऐसे होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन हम कह सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो मिक्सचर में से, मिक्सचर की 2 टाइप्स में से हमने डिसाइड करना हो कि कौन सा जो है वो सॉल्यूशन है और किसको हम सिर्फ मिक्सचर कहेंगे, तो हम ये देखेंगे कि किसमें जो है वो कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, ऐसे मिक्सचर को फिर हम सॉल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की कि मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं और उसके अलावा वो कौन से मिक्सचर्स होते हैं जिनको कि हम सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। ठीक है, आज की अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस जैसा ही है। आइडियल गैसेस कौन सी गैसेस थी? ऐसी गैसेस जो कि तमाम गैस लॉज को ओबे करती हैं या फिर जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ऐसी गैसेस को हम आइडियल गैसेस का नाम देते थे। और नॉन आइडियल गैसेस कैसी गैसेस थी? जिनमें के वो तमाम जो गैस लॉज हैं उनको एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पर ओबे नहीं करती, तो ऐसी गैसेस को हम नॉन आइडियल गैसेस का नाम देते थे। इसी तरह सॉल्यूशंस भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब इस यूनिवर्स में ज्यादातर जो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं या ज्यादातर जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं वो कौन सी होती हैं? वो नॉन आइडियल ही होती हैं। तो फिर आइडियल का कॉन्सेप्ट हमें क्यों देना पड़ा? आइडियल का कॉन्सेप्ट हमने इसलिए दिया ताकि हम एक स्टैंडर्ड बना लें आइडियल चीज का और फिर हम उसके साथ कंपैरिजन करें अपने तमाम नॉन आइडियल गैसेस का या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का, और हम बता सकें कि ये आइडियलिटी से कितनी करीब है और कितनी उससे दूर है। तो आइडियल का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमने स्टैंडर्ड को मतलब हमने स्टैंडर्डाइज करने के लिए आइडियल का कॉन्सेप्ट दिया। बाकी जो तमाम हमारे यूनिवर्स में सॉल्यूशंस होते हैं वो नॉन आइडियल होते हैं और उसके अलावा जो गैसेस होती हैं वो भी नॉन आइडियल ही होती हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ ये अंदाजा लगाते हैं कि कोई सॉल्यूशन या कोई गैस आइडियल कंडीशन से कितना पास है और कितना दूर है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हमने आइडियल गैसेस और आइडियल सॉल्यूशंस को मतलब उसका कॉन्सेप्ट पेश किया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है हमारे पास? सबसे पहले इसको देखना है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास होता है वॉल्यूम। क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सा नॉन आइडियल है, तो हम जो है वॉल्यूम की बेस पर बता सकते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वॉल्यूम कितना था और उन कंपोनेंट्स के मिलने से जब सॉल्यूशन बना है तो उसका वॉल्यूम कितना है। इसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल बना है या नॉन आइडियल बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की ही बात करते हैं और वॉल्यूम में भी हम आइडियल गैसेस के बारे में बात करते हैं कि कब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल बना है, वो कैसा वॉल्यूम होगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास सपोज करें 2 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास कंपोनेंट बी। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बना हमारे पास, जिनमें के बॉन्ड्स बने किसके दरमियान में? देखें, अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जो बॉन्ड्स थे वो किसके दरमियान में थे? सिर्फ ए कंपोनेंट इसमें था, इस बीकर में था। इसका मतलब है कि ए और ए के दरमियान तमाम बॉन्ड्स हमारे पास मौजूद होंगे। इसी तरह इस
अगर बीकर में बात करें तो इसमें तमाम कंपोनेंट्स बी थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, बी कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ उन्होंने बॉन्ड बनाया होगा। लेकिन जैसे ही हमने इनको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद एक नया इनका सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन में अब जो नए बॉन्ड्स बने हैं वो किसके दरमियान बने हैं, वो ए और बी के दरमियान बने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बॉन्ड्स यहाँ पर ए और बी के दरमियान होंगे। अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वॉल्यूम कितना था, और जब सॉल्यूशन बना तो फिर वॉल्यूम कितना है, क्या वॉल्यूम में चेंज आया है, अगर चेंज आया है तो वो किस तरह का आया है। तो तीन यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंडीशन, या तीन हमारे पास जो है वो हम देख सकते हैं कि आपके पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं डिसाइड करने के लिए कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल। तो सबसे पहला केस क्या होगा कि जब दो कंपोनेंट्स को मिलाया और सॉल्यूशन बना, तो पहला केस क्या होगा, केस वन। केस वन में क्या होगा, यहाँ पर अगर तो ए और बी कंपोनेंट्स को आपस में मिलाने से ए बी जो सॉल्यूशन बना है उनके दरमियान वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वॉल्यूम था उसके मुकाबले में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो गया है, मतलब कि वॉल्यूम में चेंज आया है, ज्यादा का आया है या कम का आया है, कम का आया है। ठीक है, तो एक केस तो ये हो सकता है कि दो कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया और मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम जो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे उनसे कम हो गया है। सेकंड केस क्या हो सकता है, केस नंबर टू। केस नंबर टू में अगर बात करें तो ये भी हो सकता है कि जब ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को आपस में मिलाया तो जो उनका सॉल्यूशन बना, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम था वो बढ़ गया है। किससे बढ़ गया है, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वॉल्यूम से बढ़ गया है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वॉल्यूम में चेंज किस तरह का आया है, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, चेंज इन वॉल्यूम जीरो से बड़ा है। ठीक है, और थर्ड केस क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या मतलब है कि ए और ए कंपोनेंट को हमने जब मिलाया और जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम उतना ही रहा जितना कि इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का वॉल्यूम था। तो ये तीन केसेस हमारे सामने आते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दो केसेस को भी मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो किस तरह से लिख सकती हूँ, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये वाला केस कि डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह का केस आता है कि आपके पास ये दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आ जाती है कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का बड़ा है या कम हुआ है, तो ये दोनों ही केसेस शो करते हैं कि सॉल्यूशन आपका नॉन आइडियल है। और अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वही वॉल्यूम है सॉल्यूशन का भी जो कि उसके कंपोनेंट्स का वॉल्यूम था, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये आपका जो थर्ड वाला केस है ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हम उसको जो है वो क्राइटेरिया मान सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज जरूर आएगा वॉल्यूम में सॉल्यूशन बनने के बाद। और वो किस तरह का चेंज हो सकता है, वॉल्यूम इंडिविजुअल कंपोनेंट से बढ़ भी सकता है और इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम भी हो सकता है। तो ये दोनों केसेस हमारे पास जो है वो किसके हो सकते हैं, नॉन आइडियल के हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ही अगर हम बात करें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है, तो अगर हम देखें कि ए और बी कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया और इनको मिलाने से सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन जो बना उसके दरमियान देखें यहाँ ए और ए के दरमियान कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, बी और बी के दरमियान कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी। और जब सॉल्यूशन बना और सॉल्यूशन बनने के बाद हमने देखा तो ए और बी की आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गई। अब हम कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सा नॉन आइडियल है? अगर हम क्राइटेरिया माने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज हुई है, सॉल्यूशन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ और है और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ और है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो किस तरह का है, वो नॉन आइडियल है। और अगर
जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए में थी, बी और बी में थी, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में भी आ गई हैं, या उतनी ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस है। तो हमने अभी तक दो बातें की हैं यहाँ पर। अगर हम मान लें कि वॉल्यूम चेंज है, वॉल्यूम में चेंज आया है, तो वॉल्यूम में किस तरह का चेंज आ सकता है? अगर तो वॉल्यूम इंक्रीज किया है, मतलब कि यहाँ बॉन्ड लेंथ जो थी वो किस तरह की थी, वो कम थी। यहाँ सॉल्यूशन बनने के बाद वो आपस में दूर दूर हो गए, दूर दूर गए, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, तब भी जो सॉल्यूशन है वो नॉन आइडियल है। और अगर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, मतलब कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बॉन्ड लेंथ कम थी, यानी कि वो पास पास थे, और या फिर वो दूर दूर थे, और जो सॉल्यूशन है उसके कंपोनेंट्स पास आ गए हैं, तो उसकी वजह से वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया है, तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा नॉन आइडियल है। लेकिन अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में थी और जितनी सॉल्यूशन में है वो बराबर है, या फिर वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आया, जितना वॉल्यूम ए और ए का था उतना ही बी और बी का था, और उतना ही ए और बी का भी है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने दो बातें की हैं। एक तो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की है, और सेकंड हमने बात की है वॉल्यूम की। थर्ड फैक्टर जिसकी बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं वो हीट ऑफ द सॉल्यूशन होती है, मतलब कि डेल्टा एच। अगर तो हमारे सॉल्यूशन में हीट में कोई चेंज, देखिए सपोज करें जितनी हीट ए और ए कंपोनेंट्स की थी या बी कंपोनेंट की थी उतनी ही सॉल्यूशन में की हीट है, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, तो ये कौन सा होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर ए और ए में जितनी आपके पास हीट थी, जितनी सॉल्यूशन की हीट थी, बी और बी की जितनी थी, ए और बी को मिलाने से अगर हीट में कोई चेंज आया है, वो चेंज कम का भी हो सकता है, वो चेंज ज्यादा का भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन किस तरह का होगा? नॉन आइडियल होगा। डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन किस तरह का होगा? नॉन आइडियल। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी जिसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। इसको हम दोबारा से इन कंडीशंस को लिखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 हो, और उसके अलावा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तीन कंडीशंस किसके लिए है? ये आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, और नॉन आइडियल के लिए क्या कंडीशंस हैं? डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा डेल्टा वी की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम में भी कोई चेंज आ सकता है, वो कम का भी हो सकता है, वो ज्यादा का भी हो सकता है। उसके अलावा इंथैल्पी में भी चेंज आ सकता है, वो कम का हो सकता है, वो ज्यादा का हो सकता है। अगर इंथैल्पी में चेंज आ रहा है तो हमारे पास सोल्यूशन बनने के बाद इंथैल्पी में चेंज आ रहा है तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। वॉल्यूम में अगर सोल्यूशन बनने के बाद चेंज आ रहा है तो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन है। उसके अलावा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी सेम नहीं रहेंगी, नॉट सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी सेम नहीं रहेंगी। तो ये कंडीशंस किसके लिए हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये तमाम कंडीशंस जो है वो होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशंस की, तो इन कंडीशंस को या इन फैक्टर्स को तो हमने देख लिया। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर है जिसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। जैसे हम गैसेस की बात करते थे ना, कि गैसेस में हमने ये कहा था कि ऐसी गैसेस जो कि ओबे करती हैं किसको? जनरल गैस इक्वेशन को या गैस लॉज को, तो ऐसी गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहेंगे। और अदरवाइज जो है वो अगर ओबे नहीं करेंगी तो हमारे पास वो नॉन आइडियल गैसेस हैं। सॉल्यूशंस के केस में भी हमारे पास एक लॉ होता है
जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। अगर तो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन आइडियल है, और अगर वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते तो वो ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि नॉन आइडियल होंगे। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में राउल्ट्स लॉ होता क्या है और उसकी मदद से हम कैसे बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है या नॉन आइडियल है। ठीक है, थैंक यू।